सलाम, नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों। हमने वादा किया था और आज हम फिर हाजिर हो गए नर्चर लाइफ टॉक में एक नए खास मेहमान के साथ। आज हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं जनाब कैसर खालिद, जो कि हैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस हेडक्वार्टर्स मुंबई में पोस्टेड हैं। आपका नर्चर लाइफ टॉक में बहुत बहुत स्वागत है कैसर खालिद साहब। शुक्रिया। अ, वैसे तो हम इनकी जुबानी ही इनकी सारी कहानी जानेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा तारुफ करा दे देती हूँ। कैसर खालिद साहब आला दर्जे के पुलिस ऑफिसर के साथ साथ एक अवार्ड विनिंग हिंदी उर्दू शायर हैं, लेखक हैं, पासबान अदब, जश्न अदब जैसे दो नामी लिटरेरी मूवमेंट्स के रचयिता भी हैं। कैसर साहब, बहुत शुक्रिया मुंबई से जुड़ने के लिए। शुक्रिया। मैं आपसे एक इजाजत चाहूंगी। मैं जिगर मुरादाबादी कलाम से बातों के सिलसिले का आगाज करना चाहती हूँ, क्या इजाजत है? बिल्कुल बिल्कुल। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। हम नहीं। बहुत सही। आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसा था बचपन का सफर? बहुत सारी यादें हैं खट्टी मीठी बचपन की। दरअसल अमूमन लोगों का बचपन एक जगह गुजरता है, लेकिन मैं जब बहुत छोटा था, अंदाजन 5 साल हम्म। का रहूँगा, जी। तो मुझे पहला बनवास मिला पढ़ाई के लिए। हमारे गांव में अच्छा। बहुत अच्छा स्कूल नहीं हुआ करता था, तो मेरे अच्छा। ननिहाल में अच्छा स्कूल था। 7वीं क्लास तक हम्म। वहाँ पे अरेंजमेंट था। तो मेरी माँ हम्म। ने ये देखा कि यहाँ रहेगा तो बिगड़ जाएगा, तो मुझे जो है पैक कर दिया गया उनके मायके में, यानी मेरे मायके। ननिहाल में। आ, और मैं अपना बोरिया बिस्तर समेट के 1975 76 77 के आसपास का वाकया होगा कि मुझे भेज दिया गया मेरे ननिहाल में, जहाँ मैंने उम्र के अगले 10 साल, मतलब आप ये समझिए कि अच्छा। 1987 तक गुजारे। हाँ हाँ। और वहाँ मैंने पहले गांव के स्कूल में 7 तक की पढ़ाई की, और फिर मैं हाई हम्म। स्कूल में, उस ज़माने में अररिया एक सब डिवीज़न हुआ करता था, अच्छा। 1990 में वो डिस्ट्रिक्ट बन गया, तो वहाँ पे आज़ाद हम्म। एकेडमी स्कूल हुआ करता था, वहाँ मेरा दाखिला करवा दिया गया। तो एक हाँ। सफ़र जो समझिए कि एक देहात के एक छोटे से स्कूल से शुरू हुआ था। और वो स्कूल भी एक ऐसा था कि चौथी क्लास तक तो हम लोग ज़मीन पे बैठते थे, हम अच्छा। लोग अपने अपने साथ बोरी लेके जाते थे। वो आप समझिए सीमेंट की बोरी होती है छोटी छोटी, बस वो अपने साथ ले टाट भी जाते थे। बोलते वहाँ हैं उसे। बेंचेस भी नहीं थे क्लास में। और ये बहुत ज़माने बाद मैं जब थोड़ा सा अच्छी सोसाइटी में चला गया, तो एक साहब ने एक बार कमेंट करते हुए ये कहा कि अच्छा तुम टाटपट्टी स्कूल के पढ़े हुए हो। तब तक मुझे टाटपट्टी स्कूल मालूम नहीं था। बहरहाल हमने कहा हाँ भाई, अगर जी। उसको आप टाटपट्टी कहते हैं तो बंदा वहीं का है। और लेकिन जैसा भी अब आपके सामने है, तो बहरहाल 5th क्लास से वहाँ पे बैठने का इंतज़ाम था बेंच पे। और वो भी कैसा कि एक अच्छा। हमारा जो दफ्तर हुआ करता था स्कूल का, वो पक्की थी और बाकी कच्चे अच्छा। मकान थे। तो हम जब स्कूल हम्म। पहुँचते थे तो हम सुबह में अपने बेंच और डेस्क को उस ऑफिस से उठा करके अपने क्लासरूम लेके जाते थे। दिन भर उस पर बैठ के पढ़ते थे और शाम को जाते वक्त उसको वापस जमा करके जाते थे उस ऑफिस में, ताकि वो चोरी नहीं हो। नो, तो इस किस्म का वो माहौल था। अच्छा, मजे की बात है कि तो उसके सामने ही ना बम्बू एक, हमारे हाँ अगर आप बिहार जाए ना तो बम्बू के बड़े बड़े फील्ड्स होते हैं। नो, हाँ तो हाँ। सामने ही जी बम्बू जी। का फील्ड था। तो जब हम्म। उस्ताद हजरात ज्यादा खुश होते थे तो भेजते थे कि छड़ी जाके लेके आओ। वो छड़ी ऐसे हिलती है। छड़ी छड़ी। तो बहुत बार हमने छंटी कोसा आपको हुआ तो पीटने उस के लिए, बम बच्चों को पीटने के लिए। और मतलब जिसको आप कहते हैं कि बदकिस्मती तब होती जब अपने ही आप कहिए कि आप ही चुन के लाए ज़ियाफ़त और के आपकी लिए, टंटी पे तवाज़ुन के सुताई हो लिए खुद जाए। से जाके छड़ी लानी होती थी। तो बहरहाल बांस का एक आम का भी पेड़ था, कभी कभी गर्मियों में उसके नीचे क्लास हुआ करता था। अब तो अच्छा। खैर वो स्कूल अच्छा हो गया, वहाँ पक्के कमरे बन गए और बहुत इंतज़ाम अलग हो गया है। लेकिन 70s का जो दौर था बिहार हाँ। में और हमारे ज़िले में तो ख़ास तौर से जी। वो कोई एजुकेशन के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं था। बहरहाल हम्म। वहीं पे हमें जाना पड़ा। और हम्म। मज़े की बात ये होती है ना कि उस ज़माने में हमारी दोस्ती थी एक मोहतरमा से। हम जब क्लास 1 में थे, 2 में थे, वो हमारे अच्छा। क्लासमेट थी। तो उनके पास ना कपड़े की वो बैठने का था। हम लोग अच्छा। तो वो बोरी लेके जाते थे तो सीमेंट वाली, उनके पास वो कपड़े वाली प्रिविलेज थी। क्लास थी। वो प्रिविलेज क्लास उनके थी। मामा जो है वहाँ टीचर थे।
तो अच्छा, वो अच्छा। अक्सर जो है मुझे बैठा लिया करती थी आधे में, हुँ, हुँ। अच्छा। तो वो दूसरे गांव की थी, वो चली जाती थी और मैं हुँ, जब हुँ। वापस आता था तो वो 1.5-2 किलोमीटर का जो सफर था स्कूल से घर तक, तो हमारे सारे जो हुँ। बैचमेट थे जो बहुत जलते थे ना कि मैं तो सीमेंट की हाँ, बोरी, हाँ। वो सीमेंट की बोरी पे बैठ रहा हूँ और मैं कपड़े पे बैठ रहा हूँ ना, तो चिढ़ाते आते थे, इसकी शादी उससे हो जाएगी, इसकी शादी उससे हो जाएगी। और कैसा लड़ते हुआ? क्या लड़ते जो कहानी में पूरा ऐसा हुआ आगे? हम जानना चाहेंगे आगे। नहीं वो चली गई, लेकिन बहरहाल वो याद अच्छा। रह गया मुझे वाकया कि वो 1.5 किलोमीटर का जो पैच था ना, इसमें जी। सिर्फ यही मुझे तंग करते थे, वो अपना गुस्सा और गम हम पे ऐसे निकालते थे कि ये थोड़ा हुँ। इलीट में चला गया ना। तो हाँ, बहरहाल बिल्कुल, बिल्कुल। वो एक ऐसा दौर था जो वो आप समझिए एक उन बहुत ही बचकानी सी कहावत है, अंगूर नहीं मिले तो खट्टे। तो आप अंगूर के मज़े ले रहे थे, तो ज़ाहिर-सी बात है दूसरों के लिए वो खट्टे हो गए और जलन और हसद सामने आ गई उन लोगों की। तो बहुत मैं ज्यादा आपसे बहुत मतलब ही हाँ, तो मैं आपसे एक बहुत अच्छा-सा एक प्यारा-सा एक सवाल पूछना चाहूँगी कि बचपन की सबसे अहम याद, द वन डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ योर लाइफ ड्यूरिंग योर चाइल्डहुड डेज़? देखिए, 2-3 कुछ चीज़ें हो गई। एक याद मैं याद से बता रहा हूँ कि जब हम हुँ, चौथी क्लास में थे, तो हुँ। हमारे जो हेडमास्टर साहब थे, बड़े सिंसियर आदमी थे। अच्छा, मरहूम मजीद अख्तर शम्स साहब, मैं हाँ, अक्सर उनको याद अच्छा। करता हूँ। तो वो जी। बैठे हुए थे स्कूल में, दफ्तर हुँ, में। हुँ। पीछे साइड में एक जी। खिड़की थी और खिड़की हुँ। के पीछे जो है नहर जाती है एक। तो एक दूसरे स्कूल के अच्छा। टीचर को उन्होंने कुछ बच्चों के साथ जाते हुए देखा अररिया शहर की तरफ। हुँ, हुँ। तो उनको आवाज़ जी। देके पुकारा और बुलवाया कि कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हुँ। तो कहने लगे आज स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम है। तो बच्चों को चौथी क्लास की एक स्कॉलरशिप की एग्ज़ाम होती थी बिहार में, मेरिट अच्छा। स्कॉलरशिप। तो जी। वो कहने लगे कि वो बच्चों को एग्ज़ाम दिलाने के लिए ले जा रहे हैं। अच्छा, हुँ। इत्तेफ़ाक से तब मैं भी चौथी क्लास में था। तो फ़ौरन हमको बुलाया गया और 2 बच्चों को और बुलाया गया और कहा कि अब तुम लोग जाकर के इस स्कूल की तरफ से उस स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम में बैठो, इम्तिहान दो। हुँ। अच्छा, आप जब सुबह-सुबह स्कूल जाते हैं तो आप क्या मतलब क्लास के लिए तैयार होके जाते हैं ना? बिल्कुल, वो तो बिल्कुल। हमारे एक उस्ताद थे, एक पंडित जी, उनको ज़िम्मेदारी दी गई कि आप बच्चों को लेके जाइए और एग्ज़ाम दिलाइए। तो उनके पास साइकिल थी, हम लोग तो पैदल जाते थे। हुँ। जी। अब जहाँ पे ये स्कूल है वहाँ से वो जो सेंटर है वो करीब 4 किलोमीटर होगा। तो हुँ। कहने लगे लालू पंडित मरहूम, हमारे टीचर, हुँ। कि देखो साइकिल पे तो 2 ही आदमी बैठ सकता है। मतलब कि एक आदमी को तो दौड़ना ही पड़ेगा, वो इनजस्टिस हो जाएगा। तो ऐसा करता हूँ कि मैं साइकिल चलाता हूँ, तुम तीनों मेरे पीछे-पीछे दौड़ो। तो वो साइकिल चला रहे हैं और हम तीनों बच्चों वो 4 किलोमीटर उनके पीछे दौड़ते-दौड़ते गए। बहरहाल उस ये एग्ज़ाम तो में बहुत ज़्यादा मेरा सिलेक्शन खूबसूरत हो मंज़र रहा गया। होगा। अच्छा, अब तो आप ये सोचो आपको ना। बचपन से उन्होंने प्रैक्टिस कराई, आप लोग का स्टैमिना बिल्डअप करा रहे थे कि मेरे बच्चे दौड़-भाग करें, ज़िंदगी में आगे बढ़ें। तो ये सही लर्निंग्स माने होती हैं जो शायद हमारे टीचर्स हमें दे जाते हैं। एग्जैक्टली। अब देखिए कि मैं ये सोचता हूँ कभी कभी कि उस हालत में भी जाकर के उस एग्जाम में हुँ। बैठा और जो भी लिखना था बहरहाल लिखा और मेरा सिलेक्शन हो गया और चौथी क्लास से फिर स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो गया। तो ये मैं हुँ। समझता हूँ कि मालिक का बड़ा ही करम था। जिंदगी फिर एक दूसरे ढर्रे में जानी शुरू हो जाती है। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और आपको जी, लगता है कि आप कोशिश करेंगे तो आप और आगे जा सकते हैं। और सच पूछिए कि बिल्कुल। वहाँ से फिर मेरे सपने बड़े होने लगे। जब ये हुँ। लगा कि इन हालात में भी ये 4 किलोमीटर दौड़ने के बाद भी तैयारी के बिना भी अगर बैठ कर के हुँ। एग्ज़ाम आप देते हैं और उसमें आप हुँ। कुछ कर पाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप हुँ। कोशिश करते रहिएगा तो आप आगे जा सकते हैं। तो ये जो बिल्कुल। बड़े सपने हैं, जो मेरे करियर में, मेरे लाइफ में, मेरे पोएट्री में या मेरे काम में आपको दिखेगा और मैं बार-बार गुफ्तगू में बच्चों को कहता हूँ कि सपने बड़े होने चाहिए। इसकी बुनियाद उधर से पड़ी कि जब हमारे उस्ताद लोगों ने हमको ये बताया कि नहीं ये भी करो, ये कोशिश करो और उसी ढंग से फिर क्लास 6 का एग्ज़ाम में स्कॉलरशिप का एक एग्ज़ाम था, उसमें मुझे लेके गए और जब 2 लेवल पे उसका एग्ज़ाम होता था। पहले एक प्रिलिमिनरी हुँ। टेस्ट होता था, फिर उसका फाइनल एग्ज़ाम होता था। तो जब हुँ। रिज़ल्ट निकला उसका, तो हमारे उस्ताद जो जी। हैं, वो जाके पता लगा क्या ये रिज़ल्ट। अच्छा, हुँ। फिर मैं गया बहुत डरते-डरते उनके पास पूछने के लिए। तो फिर वो हुँ। कहने लगे, "आइए, आइए, आप सर-ए-फ़हरिस्त आए हैं।" अच्छा, तब सर-ए-फ़हरिस्त का मतलब मुझे भी मालूम नहीं था। अच्छा। तो अब समझ में नहीं आया कि मैं रिएक्ट कैसे करूँ कि पास हो गया कि फ़ेल हो गया हूँ।
वो फिर उन्होंने थोड़ा देखा कि बच्चा बड़ा कंफ्यूज है, तो कहा नहीं नहीं तुम टॉपर में हो और तुमको स्कॉलरशिप मिल गई है। क्या बात तो है, एक और वाह। दूसरा वो हौसला उस वक्त बढ़ा। और ये मैं हमेशा मानता हूँ कि अच्छे टीचर जो है वो शेप अप कर देते हैं, अगर बिल्कुल। वो सिंसियर हों, उनके पास विजन हो और बच्चे की सलाहियत को पहचान सकें, तो वो उनकी ग्रूमिंग में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट होता है उनका रोल। बल्कि मैं तो पेरेंट्स को भी कहता हूँ कि पहले टीचर तो पेरेंट्स होते हैं। आप अपने बच्चे को ग्रूम जैसे कीजिएगा, बच्चा उस हिसाब से सपने देखेगा, उस हिसाब से अपनी मंजिल का तयन करेगा और उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस उस लेवल का आएगा। तो अक्सर मैं बिल्कुल। ये देखता हूँ कि पेरेंट्स ही बच्चों के सपनों को तोड़ देते हैं, मजाक उड़ा देते हैं, उसको घबरा देते हैं, उसको कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा, तुम छोड़ दो, तुम क्या कर पाओगे, तुम्हारे खानदान में किसने किया, तुम्हारे बाप दादा में कोई ऐसा किया है क्या। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ से ना एक इन्फेरिटी की शुरुआत होती है। फॉर्चुनेटली हालांकि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं रहते थे, मैं तो ननिहाल में रहता था और मेरे मामू लोग भी पढ़ लिख करके निकलते चले गए अच्छे अच्छे कॉलेजेस में। लेकिन टीचर्स ने जो कुछ थोड़ा बहुत सिखाया ऐसा, और थोड़ा बहुत जो मैं खुद पढ़ सका और समझ सका, तो उससे मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ग्रूमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। और ख़ास तौर से जब आपको वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हो। अब देखिए कि देहातों के स्कूल में कोई लाइब्रेरी नहीं होती है, स्पोर्ट्स का कोई इंतज़ाम नहीं होता है, कल्चरल इवेंट का बहुत ज़्यादा कुछ इंतज़ाम नहीं होता है। इन सब के बावजूद अगर आप मैं अपनी जर्नी को जब देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि शायद उन लोगों ने उस वक्त जो हौसला दिया, उससे ये लगा कि नहीं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं और जो बेस्ट है कंट्री में उसके बराबरी में हम लोग जा सकते हैं। तो ये कुछ यादें हैं बचपन बिल्कुल, की। बहुत खूबसूरत याद है ये, और बहुत लोग मुझे लगता है इससे इंस्पायर होंगे। कैसर साहब, जिंदगी किस नजरिए से देखना सिखाई गई आपको, आपके ननिहाल में, आपके इर्द गिर्द आपके टीचर्स ने, क्या नजरिया था? जिंदगी के जो नजरिए थे, मेरा जो ननिहाल था वो बड़ा प्रोग्रेसिव था। मतलब ये कि एक तो अच्छा। मेहनत बहुत करते थे मेरे जितने भी मामा लोग थे, हम्म। और वो पढ़ जी। करके अच्छे कॉलेजेस में चले गए, कुछ इंजीनियरिंग में चले गए, कुछ मेडिकल में चले गए। तो उनको हम्म। देख करके एक मुझे अंदाज लगता था कि आदमी अपनी किस्मत ना खुद बना सकता है। हालांकि सच बिल्कुल। बात तो ये है कि आदमी घर से बाहर अपने पेरेंट्स को बहुत मिस करता है। उसका जो हम्म। लाड और प्यार होता है वो उसको उस दर्जे में वहाँ नहीं मिलता है जितना उसके अपने माँ बाप के हम्म। यहाँ मिल सकता है। तो हम्म। वो एक सेंस होता है, एक सेंस ऑफ लॉस। हम्म। मैं बचपन से इस चीज़ हम्म। को फील करता था कि एक सेंस ऑफ लॉस मेरे अंदर है। तो उस हम्म। सेंस ऑफ लॉस को कवर करने के लिए फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, हम्म। और जो किताबें भी मिलती थी उसको पढ़ लेता था। तो उस ज़माने में आपको हम्म। याद हो कि शम्मा मैगज़ीन आती थी, रूबी थी, 20वीं सदी थी, हुमा, हुदा, शबिस्तान, खिलौना। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा इब्न सफ़ी के नॉवेल आते थे, और अब तो बहुत सत्य कथा से लेके मनोहर कहानियाँ से लेके सब फिल्मी मैगज़ीन भी पढ़ ली, बहुत गाली भी सुनी उस पे, बहुत डाँट भी पड़ी है। लेकिन बहरहाल मतलब क्या था कि एक ऐसा सफ़र चल रहा था ना, जिसमें आपको ये लगता कि मुझे यहाँ से निकलना है। ये जो माहौल बिल्कुल। मेरे ऊपर कन्फाइनमेंट ला रहा है ना, मुझे इसको तोड़ देना है, मुझे हम्म। इससे बाहर निकल जाना है। और मैं एक आज़ाद परिंदे की तरह अपनी मंजिल की तरफ जाना हम्म। चाहता हूँ, मेरे भी पंख लगने हैं। और फिर हम्म। ज़िंदगी को देखने का ये नज़रिया हो गया कि अब जैसे क्या शहरों में आप चले जाइए तो अभी भी बड़ी-बड़ी कोठियाँ हम्म। होती हैं मुफ़स्सिलों में। जी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, एसपी साहब होंगे, हम्म। एसडीओ होंगे, डीवाईएसपी, एससीओ यूपी में होता है, उनके होते कोठियाँ होती हैं। हम्म। वो बिल्कुल। एक बंदूक वाला आदमी जो है ना उधर घूमते रहता है, और बड़ा नेम प्लेट बड़ा सा लिखा होगा। तो मैं अक्सर ये सोचता था इनमें कौन रहता है, क्या हम्म। मैं कभी उन लोगों को देख पाऊंगा, मिल पाऊंगा, उन जैसा हो पाऊंगा। और दूसरा ये जो ये हार्डशिप्स है ना, इन्होंने बहुत चीज़ों को सिखाया। जैसे मैं एक हम्म। वाकया आपको बता दूं कि हमारा जो जी। स्कूल था आज़ाद एकेडमी, वो हम्म। एक माइनॉरिटी स्कूल था। तो उसमें मामला ऐसा था कि वो रमज़ान में बंद होता था, गर्मी की छुट्टी जो हमारी रमज़ान के साथ को टर्मिनस होती थी। तो अच्छा। उसकी वजह से क्या होता था कि अक्सर गर्मियों में स्कूल खुला रहता था। अब हम्म। सुबह सुबह तो अर्ली मॉर्निंग आप चले गए, 7 बजे का कुछ क्लास होगा, लेकिन जब आप हम्म। लौटते थे तो उस वक्त 1 डेढ़ बज रहे होते थे और बहुत तेज गर्मी होती हम्म। थी। हद ये होता था कि जो रोड होता है ना, रोड पे जो कुलतार होता है, रोड तो हम्म। कुलतार होते थे ऊपर में, वो पिघल जाता था। जब गाड़ी चलती थी तो हम्म। उसके टायर के निशान उस पे आ जाते थे। अच्छा, हम लोग चूंकि चलते तो ज्यादा पेड़ रास्ते में थे नहीं, हम्म। और उस जमाने में ऐसी गाड़ियां हुआ करती थी, तो जब कभी कोई गाड़ी हम्म। तेजी से हमारे बगल से या बाजू से गुजरती थी तो मैं उसको देखता था।
और मैं ये सोचता था कि एक दिन मुझे इससे आगे जाना है। और अल्लाह गवाह है, मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं इसको यहाँ उतार दूँ, पटक दूँ, ये गाड़ी मैं ले लूँ। मुझे लगा ये हुँ, कैसे गया वहाँ तक, मुझे उस रास्ते पे जाना है। और जो मेहनत वाह! की कैपेबिलिटी हमारे अंदर है, मैं अगर कोशिश करूँगा तो मैं उससे बहुत आगे जा सकता हूँ। तो एक ऐसी चीज़ उसमें मुझे सीखने को मिली, जिसने ये सिखाया कि अगर आपकी नज़र मंजिल पे है, आपके अंदर मेहनत हुँ, करने का पोटेंशियल है और आपकी हुँ, नीयत साफ है, तो कामयाबी एक ना एक दिन आपके कदम चूमेगी। और बिल्कुल। ये एक ऐसा सबक था जो फिर एक नक्श होके रह गया। और हुँ, जो आज तक नहीं गया है। आज भी मेरी कैफियत वही है कि अगर कोई चीज़ ठान ली कोशिश करने के लिए, तो फिर उसके पीछे लग जाता हूँ। और जब तक उस चीज़ को हासिल नहीं कर लेता, या ये अपने आप में यकीन नहीं हो जाता कि मैंने अपना बेस्ट कर दिया है, तो तब तक हुँ, जो है उस चीज़ को छोड़ता नहीं। तो हुँ। शायद जहाँ मैं था और वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इस फितरत ने बड़ी मदद की है। तो ये द डिफाइनिंग नेवर चीज़ें हैं गिविंग कुछ अप लाइफ की। एटीट्यूड, बिल्कुल। कभी गिव अप एग्ज़ैक्टली। नहीं करना, हार नहीं मानना, अपने हौसले को टूटने नहीं, नहीं वैसे देना। भी मैं कैंसरियन हूँ अब ना, तो जिस चीज़ को पकड़ लेता हूँ तो पकड़ लेता हूँ। प्रूव करके दिखाते हैं कि मैं करके दिखाऊँगा। मैं अगले हाँ, सवाल पे जाना हाँ। चाहूँगी। अभी आपका आज़ाद स्कूल का जो किस्सा था, ये बचपन था। टीनेज की बात करते हैं। दोस्तों की क्या भूमिका रही जब आप बड़े हो रहे थे, टीनेजर हो गए? आपने बताया मैं फ़िल्मी मैगज़ीन्स भी पढ़ता था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपकी महत्वाकांक्षाओं के पर लगे होंगे। तो कैसा था टीनेज? दोस्त कैसे थे? माहौल कैसा था? टीनेज देखिए, मतलब क्या हो जाता है कि टीनेजर की कई चीज़ें हो जाती हैं। एक तो पहली बात है कि उसका जी। फ़ोकस ना वो लूज़ करने लगता है। उसकी हुँ, मसरूफ़ियत इधर-उधर हो जाती है। फिर उसको बिल्कुल। अपोज़िट सेक्स में भी इंटरेस्ट होता है, फिर उसको फ़िल्मों में इंटरेस्ट होने लगता है। फिर बहुत सारी चीज़ें वो थोड़ा-सा एक वन अपमैनशिप की भी बात आती है। फिर उसको लगता है थोड़ा पैसा भी कमा लिया जाए, किसी पे डिपेंडेंट मैं नहीं रहूँ। ये सारी हुँ, चीज़ें, ये कॉन्फ्लिक्ट सारे आते हैं। और मुझे तो पिंपल्स भी हुँ, बहुत हुए थे, तो मैं तो और भी ज़्यादा थोड़ा परेशान रहता था कि अरे यार! ये क्या हो गया? चेहरा ठीक-ठाक था हमारा, ये 9वीं 10वीं हुँ, ये 2 तक बहुत तकलीफ में मैं गुज़रा हूँ और बहुत सारे हुँ, नुस्खे हुँ, फिर आज़माए। तो एक हुँ, ऐसा पीरियड होता है जिसको आप कहते हैं कन्फ्यूज़न का, क्योंकि अपने सामने हाँ, गाइड कोई नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। और जी। जो हमारे रिश्तेदार थे, जो हमारे मामू लोग थे, तब तक वो कॉलेजेस जा चुके थे और मैं उस हुँ, वक़्त तक चूँकि 10th पास नहीं किया था, तो मैं उधर ही हुँ, था, गाँव में था। हुँ, हुँ, तो हुँ, एक अजीब-सी मतलब अब कन्फ्यूज़िंग मैं समझता हूँ कि कैफ़ियत थी। कभी लगता था ये करना चाहिए, कभी लगता था वो करना चाहिए। लेकिन एक जो मैं अपने दोस्तों से जब इंटरैक्ट करता था, तो मुझे एक चीज़ हमेशा खलती थी, वो ये थी कि उनके सपने बहुत छोटे थे। और हुँ, जब सपने छोटे हो जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम हो जाता है कि फिर आदमी ना वो उस लेवल का कमिटमेंट नहीं ला पाता है। और वो बिल्कुल। जहाँ ज़िंदगी उसको ले जा सकती है, जो उसके अंदर पोटेंशियल हुँ, होता है, उस पोटेंशियल हुँ, को वो हासिल नहीं कर पाता है। और आज मैं जब बिल्कुल। पलट के देखता हूँ तो ज़्यादातर मेरे जो दोस्त हैं, कोई खेती कर रहा है, कोई छोटा-मोटा कारोबार कर रहा है, कोई कहीं पे छोटी-मोटी सरकारी नौकरी कर रहा है। बहुत आगे हुँ, लोग नहीं जा सके। और हुँ, मुझे इसका अफ़सोस भी होता है इस बात का कि मतलब शायद वो थोड़ी और कोशिश करते तो और आगे जा सकते थे। लेकिन बुनियादी तौर से क्या होता है, हमारे सामने रोल मॉडल कोई नहीं था और ये कमी हुँ, आज भी मैं देखता हूँ बहुत सारी जगहों पे है, बहुत सारे हुँ, हुँ। कम्युनिटीज़ में है, रोल मॉडल जी, नहीं है। जी, जी। रोल मॉडल नहीं अब होगा तो फिर कोई आदमी वैसा नहीं होगा कि जिसको देख के आप सोचेंगे मैं ऐसा बन जाऊँ। तो बिल्कुल। ये तकलीफ अब मतलब, लेकिन जब मैं साइंस कॉलेज पटना चला गया, वो भी टीनेज का एक हिस्सा जी, है। और जी, जी। वहाँ मैं हॉस्टल में था। हुँ, क्या हॉस्टल जब गया तो साइंस कॉलेज पटना में हॉस्टल मार्क्स से मिलता था और अच्छा। मेरे मार्क्स उस हॉस्टल में सबसे ज़्यादा थे। लेकिन फिर भी हुँ, जो बहुत अच्छे स्कूल के लोग थे, वो थोड़ा-सा ना नीचे आँकते थे हम लोगों को या मुझको। हुँ, हुँ, हमारी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी नहीं थी, हमारा जनरल नॉलेज बहुत अच्छा नहीं था। और मैं अक्सर ये सोचता था कि यार मैं तो लालटेन जला के पढ़ के आया हूँ, तब इससे ज़्यादा नंबर लेके आया हूँ। तो पढ़ने में तो मेरे से आगे नहीं है, लेकिन इसके अंदर वो कौन-सी सलाहियत या खूबी है, जिसकी वज़ह से इसका बिहेवियर ऐसा है। तो फिर जी, देखा कि जी। उनको अंग्रेज़ी अच्छी थी, तो अंग्रेज़ी पे कोशिश कर ली, मेहनत कर ली। फिर देखा कि उनका जीएस या जीके, जनरल नॉलेज जिसको आप कहते हैं, वो अच्छा हुँ, था। थोड़ा स्पोर्ट्स वगैरह के बारे में वो खेलते-वेलते ज़्यादा थे। तो फिर मैंने अपने आप को उन चीज़ों में भी थोड़ा-थोड़ा लगाया। बुनियादी तौर से मैंने एटीट्यूड ये रखा था कि जो हमसे जिसको मैं समझता हूँ किसी फ़ील्ड में हमसे आगे है,
तो उसके अंदर अच्छाई क्या है, हम्म, उस अच्छाई को देखना और बिल्कुल। कोशिश करना कि उसको मैं अपने अंदर लेके आ सकूं। तो मतलब अब जो है मैं अपने कैसर साहब, क्लास। जी आ, जी। कैसर साहब, आपने साइंस कॉलेज पटना के बारे में अभी जिक्र छेड़ा, तो मैं एक सवाल जानना चाहूंगी आपसे कि ज्योग्राफी के स्टूडेंट थे आप। क्या सोचा था, क्या बनना है, क्या करना है? आपने बोला कि मेरे सपने थे, लेकिन मेरे पास कभी वो एक गाइडलाइंस नहीं थी। तो आपने ये भी बताया कि मैं जब बंगले देखता था, अर्दली देखता था, दरबान देखता था, तो मैं भी सोचता था कि मैं इन लोगों से मिल पाऊंगा। तो क्या था वो, मतलब क्या वो सुर से सुर मिल रहा था सपनों का वहां पे? नहीं, साइंस कॉलेज पटना जाने के बाद तो जिंदगी या दुनिया बदल गई, क्योंकि वहाँ क्या है अच्छा। कि बिहार के और आसपास के स्टेट के बेस्ट स्टूडेंट आते थे। जब ऐसे हम्म। स्टूडेंट आते थे तो फिर उनको देख करके लगता था कि अरे यार, मतलब ये वाकई हमसे आगे जा जा चुके हैं, तो मुझे हम्म। इनके तरह या इनसे बेटर कैसे होना है। एक हम्म। उनके सपने भी बड़े हम्म। थे। हम्म। फिर ये था कि वो अपने साथ बहुत सारी और पोटेंशियल लेके आए। तो अब जी। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो जब तक मैं अररिया में था और 10th नहीं मैंने पास किया था, हम्म। एक बहुत ही कंफ्यूजन की हालत थी कि सामने कोई था नहीं जिसको देख के आप समझ सकें या कोई बिल्कुल। रोल मॉडल हो सके, या अपने पीयर ग्रुप में भी कोई लोग ऐसे हो हम्म। सके जिसके अंदर ऐसी सलाहियतें हुई जो आप अपने अंदर लाना चाहें। लेकिन साइंस कॉलेज की तो दुनिया बदली हुई थी, वहाँ तो एक से एक ऐसे स्टूडेंट थे कि हम्म। मैं मतलब ये देखिए कि मैं सेक्शन डी में था वहाँ पे। हम्म। 87 89 बैच है हमारा साइंस कॉलेज पटना का था। वो साइंस कॉलेज मतलब हम्म। साइंस का ही कॉलेज था। तो मैं बायोलॉजी हम्म। पीसीबी जिसको आप कहते हैं उसमें था। जी तो जी जी। हमारा जो रोल नंबर स्टार्ट होता था वो 293 से स्टार्ट हम्म। होता था। तो पहला लड़का 328 रोल नंबर पे आता था, 328 या अच्छा। 330 पे। इसके पहले लड़कियां ही लड़कियां थी। तो मैं अक्सर ये सोचता था ये लोग इतना मार्क्स कैसे लाए हैं ये यहाँ तक पहुंचे कैसे जिंदगी में। पहले दो बड़ी बड़ी बेंचेस होती थी, वो उनके हिस्से की थी, पीछे भी हम लोग बैठते थे। हाँ। तो यू नो और फिर जो बच्चे अच्छे कॉन्वेंट से पढ़े हुए, अच्छे स्कूल से पढ़े हुए, कुछ बाहर से पढ़े हुए, इस किस्म के स्टूडेंट का हम्म। मिक्सअप था वो। कुछ हमारे जैसे जो देहात या सेमी हम्म। अर्बन एरिया से आए हुए लोग थे। तो साइंस हम्म। कॉलेज ने आके दुनिया बदल दी कि पढ़ने का तरीका बता दिया, लोग कैसे होते हैं वो बता दिया, और उस 16-17 साल में लोग क्या हासिल कर सकते हैं वो बता दिया। तो वहां तो फिर जाने के बाद कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहा। मतलब वहां एकदम हम्म। लाइन क्लियर हो गई, बेटा तुम ये करोगे तो सरवाइव करोगे, नहीं तो गए। गए। सो इट वाज लाइक दैट। बिल्कुल। तो पटना कॉलेज पटना में आप मास्टर्स के स्टूडेंट थे जब आपका आईपीएस 1997 बैच में सिलेक्शन हुआ। आपने हम्म। शुरुआत में एक बात बताई कि आप जो थे बेंच को उठा के रखते थे कि कहीं कोई चोरी ना कर ले। तो तब से आप हिफाजत कर रहे थे चीजों की, तो क्या मतलब कैसा फील हुआ इस अचीवमेंट पे कि अब मैं मतलब देश की हिफाजत कर सकता हूँ? हाउ वाज द फीलिंग? मैं आपको उसके पहले की 1 घंटे की फीलिंग बताता हूँ कि जब ये रिजल्ट आता है ना यूपीएससी के फाइनल एग्जाम जी का, तो जी। तब जो है उसके 1 हफ्ते के अंदर अगले साल का प्रीलिम्स का एग्जाम होता है। तो चूंकि जी आप इंटरव्यू जी। दे के आए हुए होते हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि आप सक्सेसफुल होंगे, आप कामयाब हो हम्म। जाएंगे, तो आप प्रीलिम्स की तैयारी भी कर रहे होते हैं। अच्छा, जी। मैं पटना में था उस वक्त, हॉस्टल बंद हो गया था, मैं दिल्ली में तैयारी कर रहा था हमदर्द स्टडी सर्किल में आकर। तो हम्म। एक हमारे दोस्त का रूम था, लॉज। उस जी जमाने में तो क्या होता, लोग एक रूम हायर कर ले, 2-3 स्टूडेंट मिलके रहते जी थे। वो उसकी उसकी जी। खिड़की रोड पे खुलती थी। अच्छा, हम हम्म। लोग बैठे हुए थे तो बहुत सारे जूनियर्स होते ना, हाँ। उनको पहले पता चलता है। तो वो आ गए उधर दरवाजे खिड़की पे। और मेरा जिसका रूम था उसका नाम था वसीम, वसीम अहमद। हम्म। अभी वो सीनियर डिप्टी कलेक्टर है बिहार में। तो अच्छा। वहीं से जोर से पुकारा, वसीम भाई यूपीएससी का रिजल्ट निकल गया है। और जो विक्टिम है वो दीवार से लग के बैठा हुआ है, यानी मैं। चलिए रिजल्ट दिल देखने पे के हाथ लिए। रख के। जी। अब तो इज्जत और बेइज्जती का फैसला हो चुका है। अब कोई बिल्कुल। चीज जो जी। है पर्दे गैब में नहीं है। तो उस रूम में जो और 2-3 लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझे हम्म। कैद कर लिया कि चलो, रोल नंबर तो तुमको याद है ना। बिल्कुल। तो अगर आपको याद हो 97 वगैरह में ना, तब पीसीओ का दौर दौरा था। ये मोबाइल वगैरह उतना कुछ आया नहीं था। बिल्कुल। तो पकड़ के लेके गए पीसीओ में। उस वक्त तो लोग इंतजार करते, 7:30 बज जाए तो जरा हाफ रेट चालू हो जाता था, 11 बजे के बाद क्वार्टर रेट होता था। खैर बहरहाल हम्म। हम एक पीसीओ में गए, हम 4-5 लोग। और हम्म। हमने दिल्ली में हमदर्द स्टडी सर्किल, जहाँ के मैं रह करके तैयारी कर रहा था, वहाँ पे फ़ोन लगाया। हम्म। बड़ी मुश्किलों से हम्म। फ़ोन लगा क्योंकि इंगेज ही आ रहा था। तो बहरहाल उन्होंने हम्म। बताया कि साहब रिजल्ट तो निकल गया है, लोग हम्म। देखने के लिए गए हैं,
तो आप 1 घंटे हम्म। बाद फोन कीजिए। हम्म। तो अब तो चूंकि प्रीलिम्स एग्जाम भी सर पे था, तो ये लोग तो चले गए तैयारी पढ़ने के लिए। जी। मैं जी। वहीं पे, हमारे एक रिश्तेदार थे, उनके घर पे चला गया। अब वहां हम्म। पे आदमी को किसी कल चैन नहीं पड़ता है ना, भाई क्या होगा। थोड़ी देर टीवी देखने की कोशिश की, वो नहीं हुआ। लेटने की कोशिश की, वो नहीं हुआ। पूरी वक्त जो है टहलते रहा, इधर से उधर, इधर से उधर। हम्म। ये अल्लाह क्या होगा, क्या होगा। खैर 1 घंटे बाद वो फिर काफिला बारात आ गई, और जो है कि फिर पकड़ के हमको लेके गए कि चलो अब। खैर बहरहाल हम गए, और हमने फिर फोन लगाया तो लग गया फोन। तो जैसे मैंने कहा मैं कैसा खालिद बोल रहा हूँ, तो बोले भाई मुबारक हो। तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, भाई मैं कहीं ना कहीं तो अटक गया हूँ। मतलब अब जो है बेइज्जती नहीं है, हम्म। कामयाबी कहीं ना बिल्कुल। कहीं है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आपको आईपीएस मिल जाएगा। हम्म। तो मैं तो फिल्मों में देखता था, लेकिन मैंने वहीं जमीन पे सजदा करके अल्लाह का शुक्र अदा किया कि भाई अल्लाह तूने इज्जत रख ली, और मैं तो कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं था, कामयाबी तेरी वजह से है। और आंसू आ गए, आंखों में आंसू आ गए क्या उस बात वक्त। है। बहुत बहुत और खूबसूरत। हमारे सुन घर के में तो महसूस फोन भी कर नहीं था सकते हैं तो। हम लोग आपको। जी। हम जी लोग तो महसूस कर सकते हैं कि कैसा महसूस हुआ होगा कि अपने मुल्क के लिए कुछ कर दिखाना है। बचपन से जो सोचा था, आज मेरा ख्वाब पूरा हो रहा है। बहुत खूबसूरत। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कैसर साहब, मैं एक ऑडियंस का सवाल लेना चाहूंगी। हाउ डू यू ओवरकम फियर इन चैलेंजिंग सिचुएशंस इन योर प्रोफेशन? अपने देखिए एक प्रोफेशन उसूल, में आप हाँ, फियर को कैसे ओवरकम करते हैं? जी। उसका उसूल वही है जो कि इश्क का उसूल है, कि एक्सप्रेस कर देना हम्म। चाहिए। कोशिश कर लेनी हम्म। चाहिए, या तो कामयाबी होगी या नाकामी होगी। कामयाबी हम्म। होगी तो आपका प्यार हो जाएगा, नहीं हुआ तो फिर आपको ये जिंदगी भर सुकून रहेगा साहब मैंने अपनी तरफ से तो कोशिश कर ली थी पूरी, नहीं हुआ, नहीं हुआ। हम्म। तो जब भी कोई चैलेंज आता है तो मैं ये देखता हूँ कि इसको मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूंगा, और मेरी टू हम्म। द बेस्ट ऑफ कैपेबिलिटी मैं इसको कैसे रिस्पॉन्ड हम्म। करूंगा। तो हम्म। उतनी मेहनत मैं करता हूँ, उतनी कोशिश मैं करता हूँ। अगर सॉल्व हो जाए तो हो जाए, नहीं हो तो फिर वो एस्केलेट होगी, उसके दूसरे रास्ते निकलेंगे। लेकिन कभी इस वजह से कि अरे जाने दो, मेरा क्या बिगड़ता हम्म। है, कोई और देख लेगा, हम्म। मैं तो यहाँ से चला हम्म। जाऊंगा। हम्म। मैंने किसी प्रॉब्लम को ऐसा नहीं छोड़ा जिसको आप कहते हैं हेड ऑन। हम्म। हालांकि उसके चलते परेशानी हम्म। भी हुई होती है, लोगों हम्म। से आपके ताल्लुकात भी बिगड़ जाते हैं, लोग पीछे भी पड़ जाते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि हम्म। कुर्सी किसी के पास रह के नहीं आई, परमानेंट नहीं होती, ये निकल जाने वाली है, खत्म हो जाने वाली है। हम्म। तो जब आपका वक्त गुजर जाए और आप लुक बैक करें, तो आपको कभी अफसोस नहीं होना हम्म। चाहिए कि मैं कोशिश करता तो शायद ये चीज हो जाती। वो रिग्रेट नहीं होनी चाहिए। आपने कोशिश की, आप नाकाम हो गए, गुड इनफ, वेल इनफ। हम्म। मतलब आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा। तो चैलेंजेस होती हैं, डे टू डे लाइफ में आती हैं, प्रोफेशन में आती हैं, प्राइवेट लाइफ में आती हैं। हर जगह पे, हर मैदान में आपको चैलेंजेस आएंगे। हम्म। इशू क्या है कि क्या मैं उससे भाग रहा हूँ या मैं उसका मुकाबला कर रहा हूँ। मुकाबला करूंगा तो मैं गिरूंगा, हम्म। मैं नाकाम भी हो सकता हूँ, मुझे हम्म। परेशानी भी हो जाती है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम्म। मैं कंटेंटमेंट महसूस करता हूँ कि भाई मेरे से जो बन सकता था वो मैंने कर लिया। हम्म। तो मैं समझता हूँ कि मैंने इस उसूल को जिंदगी में अपनाया है। आज जब 24 साल पीछे मैं पलट हम्म। के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं इस सुकून के जगह पे हूँ कि मेरे से जो बेस्ट हो सकता था वो हम्म। मैंने किया। और यही फिलॉसफी हम्म। जॉब में मैंने रखी है कि मुझे क्या मिला है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम्म। मैं क्या छोड़ के जाता हूँ हम्म। वो इम्पोर्टेंट है। तो हम्म। आपकी जो लेगेसी होती है, बेशक। लेगेसी होती है, वो इम्पोर्टेंट होती है। आपको क्या इनहेरिटेंस है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। न्यूटन के बाप ने उसको क्या दिया वो कोई नहीं देखता है। न्यूटन क्या देख के गया बिल्कुल। है या आइंस्टाइन क्या देख के गए हैं वो लोग देखते हैं। तो बिल्कुल। व्हाट यू हैव बिल्कुल। कंट्रीब्यूटेड वो इम्पोर्टेंट होता है। टू द सोसाइटी, टू द वर्ल्ड। बेशक, बेशक। बहुत खूबसूरत सर। बहुत खूबसूरत। सर, मैं अगला सवाल पूछना चाहूंगी आपसे कि इंडियन पुलिस सर्विसेज की ट्रेनिंग के साथ साथ आपने कई हायर कोर्सेज भी करे, चार्ल्स स्टुअर्ट यूनिवर्सिटी से, न्यू वेल्स यूनिवर्सिटी से, और भी काफी सारी यूनिवर्सिटी से। उसके बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ ट्रेनिंग है। मतलब एक तो होता है, देखिए अच्छा। इंडियन पुलिस सर्विस की जो ट्रेनिंग होती है वो हम्म। अपने आप में जरा मुश्किल ट्रेनिंग है। मतलब मैं आपको ऐसा बिल्कुल। बता दूं कि शुरुआत कैसे हम्म। होती है। हम पहले हम्म। 3 साढ़े 3 महीने मसूरी में रहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी। नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें आईएएस के हम्म। लोग भी होते हैं, फॉरेस्ट सर्विस के लोग होते हैं, फॉरेन सर्विस के लोग होते हैं, इस ढंग से होता हम्म। है।
तो वहां पे जरा आप टिप टॉप रहते हैं ना, बंद गला और कोट और टाई और जूता, जरा टिपिकल ब्यूरोक्रेट जिसको कहते हैं। जी जी। जब नेशनल पुलिस अकेडमी पहुंचते हैं हैदराबाद में, तो हमारे वक्त में तो फ्लाइट से लोग जाते ही नहीं थे, उसका सवाल ही नहीं था, मतलब लोग ट्रेन से जाते थे। तो दो मेन ट्रेन हुआ करती थी, एक होती थी आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस जो दिल्ली से जाती थी हैदराबाद, और एक होता था फलकनुमा एक्सप्रेस जो हावड़ा से आती थी। तो फलकनुमा जो है बाद में पहुंचती थी और एपी एक्सप्रेस जरा पहले पहुंचती थी, या ऐसे कुछ था। तो मुझे हाँ नहीं, फलकनुमा पहले पहुंचती थी, एपी एक्सप्रेस बाद में पहुंचती थी। तो मैं एपी एक्सप्रेस से दिल्ली से गया। अच्छा, दिल्ली से जब गया, वहां उतरा, सामान वामान लेके गया, तो अपने दोस्त पहचान में नहीं आ रहे हैं। तब तक समय ये जीरो मशीन चल गई थी, तो बाल सारे सब गए हुए थे। आप रिक्रूट को देखें, अब जो आदमी बड़े बड़े बाल एंड ऑल दैट ना, वो बेचारे, उसका हाल बुरा था। तो बड़ी हंसी आती थी। तो कहने लगे ज्यादा वक्त नहीं है, आधा घंटा, तुम्हारा भी यही हंस होने वाला है। बहरहाल तो वही, पहले बाल उतर जाते हैं, इज्जत उतरती कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन बाल उतर जाते हैं। और उसके बाद जो है, उसको रगड़ा कहते हैं ना आप, वो रस्सी पे चढ़ना और पुशअप लगाना और पुलअप लगाना और दौड़ना और बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। अब हम लोग पढ़ने लिखने वाले आदमी, कलम चलाने वाले आदमी, आप समझ रहे हैं जरा। नहीं मुश्किल तो काफी, मतलब मैं समझता हूँ कि वो 10 महीने में शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरा होगा जबकि बकेट में ना पानी गर्म करके और थोड़ा नमक डाल करके, पैर डाल करके नहीं बैठा हूँ, सिकाई ना करी हो। लेकिन जोड़ों की सिकाई आप, और बहुत उसके बाद क्या होता है आपको कि इतना, हाँ जी, पार्ट एंड पार्सल उसमें क्या होता है कि कुछ कुछ पीरियड के बाद गवर्नमेंट आपको भेजती है कि जाओ भाई और कुछ भी सीख करके आओ, दुनिया में कैसा चल रहा है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो क्या हैं, वो जाके देखो। तो ये सारे जो एक्सचेंजेस होते हैं प्राइमरी ट्रेनिंग में, तो जैसे आप गए ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में पुलिसिंग कैसी होती है, वो क्या क्या सब्जेक्ट हैंडल करते हैं, उनके चैलेंजेस क्या क्या हैं, वो इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं, वो ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे करते हैं, वो रोड सेफ्टी कैसे इंश्योर करते हैं, उनके यहाँ कोर्ट का सिस्टम कैसा है, उनके यहाँ फॉरेंसिक्स का सिस्टम कैसा है। ये बहुत सारी चीजें होती है जिसमें दुनिया बहुत आगे चली गई है। तो वो सारी चीजें आपको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। उसी ढंग से जब हम यहाँ पे गए, लंदन में गए, तो एक लंदन पुलिस आपको मालूम है कि उनका एक बड़ा स्कॉटलैंड यार्ड या जो है दुनिया में बहुत मशहूर है। तो उनके क्या क्या तरीके हैं, क्या एडवांसमेंट हो चुकी है टेक्नोलॉजी में, साइंस में। यू सी, एट द एंड ऑफ द डे जस्टिस जो है इंसान के बेसिक इंस्टिंक्ट में है। आप देखिएगा कहीं इंजस्टिस होगा तो आदमी वहां पे उसको डिसलाइक करेगा, उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। तो जस्टिस के लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस पे इंजस्टिस हुआ है उस मैटर की पूरी तफ्तीश की जाए, चाहे वो बॉडी ऑफेंसेस हों, चाहे फाइनेंशियल क्राइम्स हों, चाहे और चीजें हों। तो आज दुनिया बहुत आगे चली गई है। हम जिस पुलिसिंग को कर रहे हैं, और समझे यूएस में या यूके में या ऑस्ट्रेलिया में या फ्रांस में जो पुलिसिंग हो रही है, उनमें क्या फर्क है और गैप कितना है, उस गैप को एज लीडर हम कैसे ब्रिज करेंगे। तो ये चीजें वो सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, और एक बहुत आप कहीं डिफरेंट किस्म का एक्सपोजर होता है, आप फिर से स्टूडेंट बन जाते हैं। एंड फिर वो सारी चीजें, उनकी केस स्टडीज होती हैं, उनके प्रेजेंटेशंस होते हैं। तो एक आप ये समझिए कि नई दुनिया आपके सामने आती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही बताइए। हेलो। हाँ। कैसर साहब, आप बिहार के रहने वाले हैं। हैदराबाद की पुलिस एकेडमी में जब थे, हैदराबाद जहाँ की मातृभाषा तेलुगु है, वहां आपने मराठी भाषा में प्रवीणता के लिए ट्रॉफी हासिल करी। इसके बारे में कुछ बताइए। मतलब आप बिहार के थे, आप हैदराबाद में, भाषा आपकी मराठी थी, तो इसके बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक ये है, क्योंकि वहाँ शुरू में क्या होता है ना, जब आप मसूरी में होते हैं तो आपको एक लैंग्वेज ऑप्ट करनी पड़ती है। अच्छा, चूंकि मैं बिहार के जिस इलाके से हूँ ना, बंगाल उसके बहुत नजदीक है, मतलब 100 किलोमीटर के बाद तो बंगाल शुरू हो जाता है। तो मुझे थोड़ा बंगला से इंटरेस्ट था, मेरे वालिद साहब भी बंगला पढ़ लेते थे, तो मैंने बंगला लैंग्वेज पढ़ी वहाँ पे थोड़ी बहुत। और तब कैडर का मुझे इल्म नहीं था कि कौन सा कैडर मिलेगा। फिर जो है, जब महाराष्ट्र कैडर मिल गया तो मराठी तो सीखनी जरूरी थी। तो क्या होता है कि अब लोग ये समझते हैं कि अरे उसके बिना भी काम चल जाएगा, अंग्रेजी तो चलती है और हिंदी भी चल ही जाती है। लेकिन जब ये महाराष्ट्र कैडर मिल गया तो हमारे वहाँ एक लाइब्रेरियन थे,
नेशनल पुलिस अकेडमी, वो मराठी थे। तो फिर मैंने उनके साथ ना बोलने की प्रैक्टिस शुरू की। जब बड़ी गलतियां होती थी शुरू में, हिंदी वाला आदमी जब मराठी शुरू में बोलेगा ना तो बुनियादी वो हिंदी बोल रहा होता है, तो फिर वो करेक्ट करते थे कि अरे साहब असा करा तसा करा, इकडे असा बोलायला पाहिजे, यू नो, जो मराठी में बेसिक चीजें हैं वो मुझे बताने लगे। तो उसमें क्या होता है कि मैं थोड़ा सीख गया, और वो सीखने की वजह से वो एग्जाम में थोड़ा ठीक ठाक हो गया तो मतलब मैं ऊपर आ गया, मुझे ट्रॉफी मिल गई उसमें। तो बुनियादी तौर से मैंने ये पाया है कि जुबान जो है ना, उसको सीखने का जो अमल है वो आपका एक कॉन्शियस डिसीजन होना चाहिए। आप जहाँ काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उस इलाके की जुबान आपको आनी चाहिए, इसी से आप लोगों से इंटरेक्ट कर पाइएगा, नहीं तो आप उनके दिल तक नहीं उतर पाइएगा। तो वो एक ऐसा वाकया हो गया। मैं आपसे अगला सवाल इसी बात पे पूछना चाहूंगी। आप जहाँ रहे, आपने उस जगह की भाषा को अपनाया। आपकी नजर में नेटिव भाषा की क्या अहमियत है, और कितना जरूरी है आज के दौर में हम लोगों को अपनी नेटिव भाषा को जिंदा रखना? देखिए, नेटिव भाषा तो वो है जिससे आप अपनी माँ से बात करते हैं, अपने बाप से बात करते हैं, मदर टंग वो होती है, और आप शुरू में सपने भी उसी जुबान में देखते हैं। तो मदर टंग में जो अपनाइयत है, जो मुलायमियत है, जो उसमें एक मोहब्बत का एहसास है, वो दूसरी जुबान में आना मुश्किल है। और मैं आज भी, हमारे इलाके में जो जुबान बोली जाती है एक किस्म की मैथिली का दूसरा रूप है। तो मेरी माँ से आज भी मेरी बात उसी जुबान में होती है, हालांकि वाले साहब से उर्दू बात होती है क्योंकि वो बुनियादी तौर से उर्दू ही बोलते हैं। तो वो जुबान जो है, वो जुबान क्या है, आपके ख्याल को कम्युनिकेट करने का जरिया है। जो आप सोचते हैं वो दूसरों तक आप कैसे पहुंचाते हैं। तो कभी उसको छोड़ना नहीं चाहिए। आप 10 और जुबानें सीख लीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मदर टंग को अगर आप छोड़ दीजिए तो बुनियादी तौर से आप अपनी आइडेंटिटी के एक हिस्से को छोड़ रहे हैं। और ऐसे आइडेंटिटी को जब छोड़ते जाएंगे तो एक दिन आपकी आइडेंटिटी इतनी सिकुड़ जाएगी कि आपको कंफ्यूजन होने लगा, मैं कौन हूँ। अब ये हुआ है कि बहुत सारे इंडियन जो हैं वो आप हिंदी भी नहीं बोल पाते, मराठी नहीं बोल पाते। मुझे कई बार इत्तेफाक हुआ जब मुंबई में मैं काम कर रहा था कि कई लोग आते हैं अंग्रेजी के वक्त दूसरी कोई जुबान बोलते ही नहीं है। मुझे उनको बताना पड़ा कि भाई मुझे हिंदी भी आती है, मुझे मराठी भी आती है। वो फिर ऐसी हिंदी बोलेंगे या मराठी बोलेंगे जिसमें कि 70% जो अंग्रेजी होगी, कंस्ट्रक्शन है लास्ट में जाएगा ना, दिस इज हैपनिंग है, इस किस्म की चीजें हो जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि कमजोरी है ये, और मेरा हमेशा से मानना रहा है कि अपनी चीजों को अपनाने से कोई भी आदमी छोटा नहीं होता है। मोहब्बत के रिश्ते जुबानों से बनते हैं, और जुबान आपको अगर आएगी तो मोहब्बत के रिश्ते और मजबूत होंगे और आपकी डाइवर्सिटी भी बढ़ेगी। अब होता क्या कि हमारी फोक टेल्स लोकल लैंग्वेजेस में है, हमारी कस्टम्स लोकल लैंग्वेजेस में है, और हम जिस ढंग से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, कुजीन कुछ हैं वो लोकल हैं। ठीक है, ग्लोबल सिटीजन आप बन जाइए ना, लेकिन आप उस चीज को छोड़िएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगी, मर जाएगी। और समाज में जो आदमी आगे जा रहा है उसकी ज्यादा जिम्मेदारी है कि उन चीजों को वो अपना के रखे, पकड़ के रखे, सहेज करके रखे, और उसको फैलाए भी। और ये काउंटर प्रोडक्टिव नहीं है। अगर मेरी रीजनल लैंग्वेज आती है तो ऐसा नहीं कि मुझे उर्दू बोलने में तकलीफ है, या हिंदी में या मराठी में या इंग्लिश में तकलीफ नहीं है। मेरे पास एक और जुबान है, एक और बोली है, और उससे मैं और इनरिच होता हूँ। और यही वजह है कि जब आप देखिएगा जो हमारा वर्क है पासबान अदब या जश्न अदब के प्लेटफॉर्म से, उसमें हमने तमाम इंडियन लैंग्वेजेस को लेकर रखा है कि उसकी प्रोग्रेस, उसकी प्रमोशन, उसकी प्रिजर्वेशन हो, और उसमें जो बेस्ट पोटेंशियल है, जो बेस्ट राइटर्स हैं, वो लोगों के सामने आए, उनको प्लेटफॉर्म मिले। तो हमेशा मैं समझता हूँ कि ये हमारी पर्सनालिटी का एक स्ट्रॉन्ग हिस्सा है कि हम अपनी इलाकाई जुबानों से, रीजनल लैंग्वेजेस से, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस से अपने आप को आइडेंटिफाई करके रखें। बेशक। कैसर साहब, 23 साल के आपके पुलिस करियर में सबसे ज्यादा टेढ़ा केस कौन सा था, और उसको आपने अपने दिमाग और दिल को कैसे तालमेल बिठाया उसको सॉल्व करने के लिए? कई तो ऐसे केसेस हैं जिसपे कि क्राइम पेट्रोल में आपको एपिसोड मिल जाएगा। तो जी। एक एपिसोड तो एक ट्रेन में मर्डर हो गया था, उसका है। एक कपल जा रहा था नवरात्र में, यही नवरात्र का टाइम था, यहाँ से गुजरात, और ट्रेन में ही उसका मर्डर हो गया। बड़ी लंबी कहानी है, एक जगह से स्टार्ट हुई, 50-60 किलोमीटर तक वो ट्रेन चलती रही, उसमें मारामारी होती रही, लोग आते रहे एंड ऑल दैट।
देखिए क्या होता है कि क्राइम बुनियादी तौर से जो है, हर क्रिमिनल अपना ट्रैक को कवर कर देता है, कोशिश ये करता है कि उसके बारे में हम्म। पता नहीं चले। बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे मुश्किल केसेस आते रहते हैं। ट्रिपल हम्म। मर्डर्स भी हमने देखे हैं, ऐसी चीजें देखी जिसमें लाश पूरी सड़ गल गई हो, ऐसे ऑफेंसेस देखे हैं जिसमें कि आपके बैंक अकाउंट से करोड़ रुपए निकाल लिए गए, और वो कैसे कैसे हम्म। कैसे 5 7 8 स्टेप्स में होते हुए जो ओरिजिनल फ्रॉडस्टर है उससे मिले। ड्रग्स के केसेस होते हैं, हम्म। प्रोस्टिट्यूशन के हम्म। केसेस होते हैं, बहुत सारे हम्म। ऐसे इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं जिसमें कि सीधा जो कल्प्रिट है वो हम्म। सामने नहीं होता है और उन तक हम्म। पहुंचना मुश्किल भी होता है। हम्म। लेकिन हमने कोशिश ये की हमेशा से कि हम्म। आपका जो कैपेबिलिटी है, आपकी जो ट्रेनिंग है, आपका जो आपकी जो सोच है, जिस लेवल मैं हम्म। जब कोई क्राइम होता है ना तो मैं कोशिश करता हूँ मैं अपने आप को उस हम्म। आदमी की जगह पर रख के देखूं कि अगर मैं कर रहा होता तो मैं कैसा करता, मैं क्या क्या हम्म। प्रिकॉशंस लेता, और हम्म। फिर वो आदमी कैसा करेगा, तो क्या चीज़ छोड़ सकता है, कैसे लोकेशन मिल हम्म। सकता है, क्या निशान मिल जाएगा, क्या प्रेजेंस मिल जाएगी। लेकिन उसके बावजूद कई केसेस ऐसे होते हैं जिसे ब्लाइंड मर्डर्स होते हैं, और शहरों में तो ज़्यादा होते हैं कि कहीं और इंसिडेंट हो गया और बॉडी कहीं ला के डाल दी, बॉडी आइडेंटिफाई नहीं होती है। तो एक अफसोस तो हमेशा रहता है ऐसे चीज़ों के बारे में कि कभी कभी आप अपने बेस्ट एफर्ट के बावजूद इस्टेब्लिश नहीं कर पाए कि जो आदमी जिसका डेथ हुआ है वो कौन है, तो फिर आगे बात भी नहीं बढ़ती है। और कभी कभी हम्म। मुझे अफसोस भी होता है कि रिश्तेदार कैसे होते होंगे जो लोगों को ढूंढते नहीं, जो गायब हो जाते हैं, जिनके बारे में कोई पता नहीं चलता है, और जो अनट्रेसेबल हो जाते हैं। मतलब एक इंसान की नेचुरल ये क्यूरियोसिटी क्या है या नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या है कि उनका कोई रिश्तेदार अगर गुम हो जाए तो उसको हम्म। ढूंढेगा, और जमीन आसमान एक कर ढूंढेगा देगा उसको बिल्कुल। ढूंढने में। बट हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जिसमें ट्रेस नहीं हो पाता, पता नहीं चल पाता है, और कहाँ से लोग गए, मैं किधर गए, लोग आपसे गुम हो जाते हैं। बिल्कुल। इट्स सैड। कैसर साहब आपने, इट्स वेरी सैड। बिल्कुल। कैसर साहब आपने दो किताबें लिखी हैं, शाऊर असर, द कॉन्शियसनेस ऑफ टाइम एंड दश्त जान। इनके पीछे की सोच, शुरुआत और आखिर के बारे में कुछ बताइए। ये दरअसल मैं समझता हूँ क्रिएटिविटी या किताब या लिखना या कोई चीज़ कंपोज करना या कोई पेंटिंग बनाना, दरअसल क्या होता है कि इंसान के अंदर एक ज्वालामुखी होता है, एक ज्वालामुखी उसके हम्म। अंदर जल रहा होता है, उबल रहा होता है। हम्म। अमूमन आदमी क्या होता है कि उसको दबा के रखता है क्योंकि उसकी ज़िंदगी की प्रायोरिटीज डिफरेंट होते हैं। आपको नौकरी करना है, आपको काम करना है, आपको रोज़ी कमानी है, आपको अपने फैमिली को देखना है, आप पे जो जिम्मेदारियां हैं उसको उठाना है। लेकिन एक स्टेज ऐसा आ जाता है कि वो आपको इस कदर परेशान कर देता है, वो उबल जाता है, वो निकल आता है कि एक्सप्रेस किए बिना चारा नहीं रहता है। तो मेरी जो हम्म। दोनों किताबें हैं, शऊर असर और दश्ते जां, द कॉन्शियसनेस ऑफ हम्म। टाइम एंड द विल्डरनेस ऑफ सोल, ये जी। दरअसल एक ऐसे इंसान की कहानी है जो सवाल बहुत उठाता है, चीज़ों को देखता है और उससे कन्विंस नहीं होता, वो पूछता है ऐसा ही क्यों है, जो अपनी ज़िंदगी के सफ़र में अपने एक्सपीरियंसेस को एक कटघरे में खड़ा कर देता है कि ऐसा ही क्यों होना था, ऐसा ही क्यों हुआ, इंसान ऐसा ही क्यों करता है, इंसान इसके अलावा और क्या कर सकता है, उसकी विजन क्या होनी चाहिए, उसके एस्पिरेशंस क्या होनी चाहिए। और फिर वो कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, लाइफ के अप्स एंड डाउन्स, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये सारी चीज़ें उसको, जैसे समुद्र में कोई लहर उठती है, कभी उठाती है, कभी गिराती है, कभी इधर ले जाती है, कभी उधर बिल्कुल। ले जाती है। और इंसान के साथ मामला क्या है, और जो सेंसिटिव आदमी है उसके साथ मामला क्या है, कि जैसे मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, जैसे ब्रेन हेमरेज कोई पेशेंट आप देख लीजिए, तो आपको बाहर से हम्म। बहुत चोट नज़र नहीं आएगी लेकिन अंदर बड़ी गहरी चोट होती है। तो सेंसिटिव आदमी का मामला ऐसा ही होता है कि वो जिन चीज़ों को देखता है, जिससे गुजर रहा होता है, जिनको वो सुनता है, जो उसके तजर्बे से, उसके मुशाहदे से, ऑब्जर्वेशन से, एक्सपीरियंस से हम्म। गुजर रही होती हैं, तो उनसे उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, वो असरअंदाज होता है और उस पर वो सोचता है, और कभी कभी वो सोच उसको बेचैन कर देती है, और फिर वो कुछ एक रास्ता खोजती है कि वो एक्सप्रेस कैसे हो। वही एक्सप्रेशन कभी पोइट्री के फॉर्म में, कभी नॉवेल के फॉर्म में, कभी स्टोरी के फॉर्म में, कभी पेंटिंग के फॉर्म में, अलग अलग लोगों में आपको नजर आएगी। तो मेरी जो पूरी स्टोरी है, ये 40 साल की, 45 साल की, ये दरअसल उसमें रिफ्लेक्ट होती है। आप अब देखिएगा कि
मैं कभी दुआ करता हूँ, जैसे एक मेरी मशहूर एक गज़ल है दुआइया, उसके एक शेर मैं सुनाता हूँ आपको कि कभी बेशक। बेबसी से नजात दे ये हयात मेरी संवार दे, कभी बेबसी से नजात दे ये हयात मेरी संवार दे, हो सुकून वाह। कल्ब जहां आता मुझे उस जमी पे उतार दे। तो एक इंसान की कहानी है कि इंसान बेबस हो जाता है, आपके पास सब रहते हुए भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं, और आदमी चाहता है कि उससे वो रिलीज हो जाए उस बेबसी से। तो कभी बेबसी से निजात दे। अभी इतने सारे सुसाइड के केसेस आप देखते हैं, क्या चीज़ है ये? सब कुछ रहते हुए आदमी क्यों अपने आप को पंखे से लटक जाता है या कुछ कर लेता है? तो बेबसी कि मैं जो चाहता हूँ, हासिल करना चाहता हूँ, जो सफरिंग मेरी है, जो थॉट प्रोसेस मेरा है, जो मुझे बेचैन किए रहता है, वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो कभी बेबसी से बिल्कुल। निजात दे ये हयात मेरी संवार दे, तभी मेरी जिंदगी का कुछ मकसद होगा, मफहूम होगा, उसकी कुछ मीनिंग होगी। हो सुकून कल्ब जहां आता, मेरे दिल को जहां सुकून आ जाए, यहाँ करार आ जाए, मुझे उस जमी पे उतार दे, वहां भेज मुझे। ये जगह मेरे कुछ काम की नहीं, ये दुनिया, ये महफिल मेरे बेशक। काम की नहीं। तो ये बेशक। बेशक। दोनों जगह पे वही है कि मतलब वो एक आप जिसका छटपटा रहा है आदमी ना, एक वंडरिंग सोल है, जो कभी कुछ देखता हम्म। है, कभी कुछ देखता है, कभी इसका साथ जाता है, कभी उसके साथ जाता है। उसको लगता है सोल्यूशन शायद यहाँ पे है, सुकून यहाँ पे है, पीस यहाँ पे है। नहीं, वापिस आ जाता है, फिर किसी और रास्ते पे जाता है। तो मेरे अशार, मेरी पोइट्री या जो भी स्पीचेस भी हैं, उसमें आपको इसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं मिलेगा कि तजर्बे बहुत कुछ वाह, सिखाते बहुत हैं, खूब। एक्सपीरियंसेस सिखा देते हैं। बेशक। और मैं इस बात को कंक्लूड करूंगी, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो इंसान बिल्कुल। की ख्वाहिशें इतनी ज्यादा होती है कि वो उसको बेबस कर देती हैं। और वो खुद से प्यार करना भी एक मुकाम पे बंद कर देता है, क्योंकि वो ख्वाहिशों में अपनी खुशी ढूंढना शुरू कर देता है। बिल्कुल। कैसर साहब, कैसर साहब, मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहूंगी। पासबान अदब और जश्न अदब, इन दोनों साहित्यिक संगठनों की नींव आपने क्या सोच कर रखी थी? सोचना क्या है जी। ये ऐसा हुआ कि थोड़ा सा चूंकि मेरा इंटरेस्ट भी था इन सब चीज़ों में, पढ़ने लिखने में, कल्चर में, तो जी। ऑफिसर्स को लोग बुलाते रहते हैं, यू नो हम्म। थोड़ा सा जी। शायद वो डाइस की वैल्यू बढ़ हम्म। जाती है, थोड़े लोगों का जी। जी। मजाक भी उससे कर लेते हैं, उस पर कमेंट भी पास करते हैं लोग, पोइट वेट। तो बहुत बार जाने का इत्तेफाक होता था मुझे, और मैं जब वहाँ कलाम सुनता था, जो पोइट्री देखता था, जो कवि सम्मेलन में कवि जो कुछ पढ़ रहे होते थे, तो मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती थी। मैं अक्सर ये सोचते थे कि हम किताबों में क्या पढ़ के आए और यहाँ मैं क्या सुन क्या रहा हूँ। और आप देखिएगा कि हम्म। आज भी कोई वीडियो निकाल के देख लीजिए, पोएट का कोई कलाम आपको याद नहीं हाँ। रहेगा, क्योंकि उसमें कोई ओरिजिनलिटी नहीं होती है, वही घिसा पिटा माल वो रिसाइकिल करते रहते हैं। अब जब हम दिनकर को या निराला को या हम्म। महादेवी वर्मा को पढ़ते हैं, या फिर दुष्यंत को पढ़ते हैं, फैज़, फराग, गालिब, इकबाल, जोश, या फारसी में हाफिज या खयाम या रूमी को पढ़ते हैं या अंग्रेजी में पढ़ते हैं, हम्म। उनका जो क्लास है, मैं अक्सर ये सोचता था कि ये लोग क्या नापैद हो गए, अब दुनिया में ऐसे लोग पैदा नहीं होते, कि हमने क्या ये मसखरापन बना रखा है सारा, कि सारे मिमिक्री करने वाले और परफॉर्मर और एक्टर और गवैये ये शायर हो गए हैं कि हम्म। शायर वो थे। तो अब ये सवाल है कि आप क्या करें ऐसे सिचुएशन में। आप किसी को हम्म। क्रिटिसाइज कर लीजिए, किसी को तनकीद कर लीजिए, लेकिन उससे कोई मामला सॉल्व नहीं होता है। आप अल्टरनेटिव क्या दे रहे हैं? आप जो कह रहे हैं कि ये हम्म। चीज़ गलत है, तो सही क्या है वो आप ला के दिखाइए ना। तो फिर हम लोगों ने ये बिल्कुल। कहा कि नहीं, जो अच्छे लिखने वाले हैं और जो अच्छे सुनने वाले हैं, उनको हम साथ में हम्म। लाते हैं और हम खुद अपना प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं। तो ये हम्म। पासबान अदब और जश्न अदब, ये दोनों प्लेटफॉर्म इस वजह हम्म। से क्रिएट हुए कि अच्छा लिखने वाले अच्छा सुनने वालों से जुड़े। एक हम्म। दूसरी चीज़ जो हम लोगों ने महसूस की कि अगर यही मामला चलता रहा ना, तो हमारा यूथ कटते जाएगा हमसे, और उसकी नज़र में बिल्कुल। हमारी इस हेरिटेज की कोई कीमत नहीं होगी। ये हमको मिमिक्री हम्म। आर्टिस्ट समझेंगे, या हमको चुटकुला सुनाने हम्म। वाले समझेंगे, या हमको मजहब पे, रिलीजन पे जोश दिलाने वाले लोग समझेंगे, ये गवैया समझेंगे। तो ये जो नस्ल आ रही है, और खासतौर से अब क्या है कि 25-30 साल में लोग अच्छे अच्छे नौकरियों में लग जाते हैं, कॉर्पोरेट में लग जाते हैं, एक 10 साल में उनके पास हम्म। सेटलमेंट अच्छा हो जाता है, तो वो हम्म। अपने लाइफ में मीनिंग खोजते हैं, अपने आप को बिल्कुल। पहचानने की कोशिश करते हैं। वर्थ क्या है उनका, वो क्या है,
उनका सोल का मतलब फूड फॉर सोल जिसको हम कहते हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, मैं किधर जा रहा हूँ। और तब तक अच्छा खासा तजुर्बा हो चुका होता है, मोहब्बत में हो चुका होता है, दोस्ती में हो चुका होता है, नौकरी की जगह पे हो चुका होता है, धोखे खा चुके होते हैं, बैक बाइटिंग हो गई होती है ना, अप्स एंड डाउन्स अच्छी खासी आ चुकी होती है लाइफ में। तो फिर आदमी कैथारसिस ढूंढता है, वो कैथारसिस सिर्फ अच्छी पोएट्री में मिल सकता है। तो वो कैथारसिस के लिए जो लोग कोशा हैं, जो उसको ढूंढ रहे हैं, उनको तो लाओ साथ में। तो फिर हम लोगों ने जब ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, तो इसमें पहला तो अपने हेरिटेज को सुरक्षित करना, अच्छे लोगों को जोड़ना, अच्छे कहने वालों को लाना, फिर कॉर्पोरेट को उसमें जोड़ना। क्योंकि कोई भी मूवमेंट जो है तब तक सक्सेसफुल नहीं होगी जब तक कि आप उसके पीछे एक अच्छी बैकिंग नहीं खड़े कीजिएगा। तो कॉर्पोरेट को जोड़ा हम लोगों ने, अच्छे कॉर्पोरेट्स को, चाहे LIC हो, चाहे स्टेट बैंक हो, यूनियन बैंक हो, इंडिया बुल्ला, इस किस्म से बहुत सारी इंश्योरेंस एजेंसीज, बहुत सारी कंपनी, ONGC, इंडियन ऑयल, HPCL, BPCL, जितने अच्छे कॉर्पोरेट हैं मोर और लेस सबको हमने जोड़ा उस पर। तो उससे क्या हुआ कि एक तो कलाम, उसके साथ जुड़े हुए लोग कौन है, इन ऑर्गेनाइजेशन के भी लोग आने लगे। फिर समाज का जो बेस्ट है, चाहे एजुकेशन के फील्ड में हो, चाहे वो इंडस्ट्री के फील्ड में हो, चाहे एंटरटेनमेंट के फील्ड में, हम उनको भी बुलाने लगे कि आप आके देखिए कि भाई हमारा जो प्रोग्राम है लिटरेरी या कल्चरल, वो सिर्फ हंसी मजाक की चीज नहीं है, उसमें सीरियस स्टफ है। और वो चीज जिसको कि आपका दिल ढूंढ रहा है, जिसको कि आपकी सोल ढूंढ रही है। तो अब ये हो गया कि अब जगह नहीं मिलती है, मतलब इतने ज्यादा लोग आ जाते हैं कि हमारी सीट्स खत्म हो जाती हैं। तो ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि पिछले 10 सालों में ये हम यहाँ तक पहुंच पाए। क्या बात है। कैसर साहब, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, आपकी नजर में उर्दू क्या है? सिर्फ एक जुबान या फिर तहजीब? उर्दू तहजीब है, और तहजीब का जो सबसे पावरफुल एक्सप्रेशन होता है वो लैंग्वेज होता है। तहजीब इसलिए है कि ये हमको सिखाती है कि हम बिहेव कैसे करें, हम गुफ्तगू कैसे करें, हम बड़े छोटों के दरमियान फ़र्क कैसे रखें, फ़र्क मरातिब जिसको आप कहते हैं। ये हमको सिखाती है कि हम कड़वी से कड़वी बात को भी कैसे शाइस्ता अंदाज में पेश करें। तो सिर्फ उर्दू नहीं, तमाम ज़ुबानें जो हैं वो एक तहजीब का आईना होती हैं। लेकिन उर्दू में चूँकि उर्दू एक मिक्स है, उसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस के वर्ड्स आए हैं, और उसके साथ एक कल्चर की हिस्ट्री रही है, वो इवॉल्व हुई है। तो उस वजह से क्या हो गया कि इसमें जो नफासत है वो ज़्यादा आ गई है। और उर्दू तहजीब सिर्फ ये नहीं है कि जो आप बोलते हैं, बल्कि ये कि आप बात को कहते कैसे हैं, पेश कैसे करते हैं, दिल किसी का ना दुखे उसकी बात कैसे करते हैं। फिर उर्दू का जो मिजाज रहा जुबान का, वो हमेशा हिपोक्रेसी के अगेंस्ट में रहा। आप देखिए कि इनकलाब जिंदाबाद उर्दू का नारा है, हसन मोहानी साहब का दिया हुआ है। तो इनकलाब की बात, समाज में जो हिपोक्रेसी है, समाज में जो जुल्म है, उसके खिलाफ उर्दू ने हमेशा आवाज उठाई। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। आप देखिए, ये उर्दू का दिया हुआ है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये अवाम के दिल के, अवाम के जज्बों के बहुत करीब रही। और आज भी जब बात होगी तो आप देखिए कि ये जुबान में कुछ लफ्ज ऐसे हैं कि जिसके बिना आप अपने आप को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाइएगा। और जैसे मैं कहीं एक एडवर्टीजमेंट पढ़ रहा था, लोकमत पेपर है यहाँ का, बड़ा मशहूर पेपर है महाराष्ट्र का, मराठी माणसांचे बुलंद आवाज, बुलंद और आवाज, ये उर्दू से है, मानुस की बुलंद आवाज, माणसांचे बुलंद आवाज। तो मैं कभी कभी इस पे खुश भी होता हूँ, और मैं ये भी देखता हूँ कि जुबान कैसी होती है। अगर बुलंद और आवाज मैं यहाँ से निकाल दूं तो मैसेज ही नहीं जाएगा। बिल्कुल। तो ये है उर्दू कि जो कीवर्ड है ना, चाहे एम्फेसिस आपको देना है, एक लफ्ज में बात को ऐसा अदा कर देता है कि वो दिल पे जाके लगती है। तो ये है। अब आप देखिए ना कि मोहब्बत का इजहार क्या होता है, शेर से होता है। शेर उर्दू के आते हैं, आज भी देखिए। तो किसी ढंग से किसी से आपको नाराजगी भी है बहुत ज्यादा, तो आप एक शेर पढ़ दीजिएगा। तो ये शेर जो हस्बे हाल, मौके के हिसाब से, कि न थी हमारी किस्मत के विसाल यार, होता हो गई, बात पूरी हो गई। आह को चाहिए कुमरसर होने तक, जिस खेत से मुयसर नहीं देहां को रोजी, उस खेत के हर खोश गंदुम को जला दो। तो ये जो चीजें हैं, अब ये फराज हैं और जो भी हैं कि परवीन शाकिर हैं आज के दौर में भी, और पुराने ज़मीर से लेकर के। तो पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने, जाने न जाने गुली न जाने बाग तो सारा जाने।
तो आप क्या बहुत अच्छी कहिएगा, बात है। पूरी की पूरी कहानी एक शेर में आप कह सकते हैं। तो इसलिए मैं बेशक, समझता हूँ कि बेशक। जुबान के अंदर बड़ी सलाहियत है कि, और इसमें क्या कि पलट के अगर जवाब देना चाहें, आप तंज करना चाहें, आप किसी को बहुत ज्यादा डांट देना चाहें, तो आप 2-3 लफ्ज बोल देते हैं मोहब्बत से, और बात बन जाती है। बात पहुंच जाती है, बात पहुंच जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कैसर साहब, मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि आप प्रेमचंद सम्मान आपको अवार्ड मिला है, पासबान अदब उर्दू अवार्ड से आप नवाजे गए हैं, अमीर खुसरू सम्मान से आप नवाजे गए हैं, मास्टर इलाही बख्श अवार्ड से आप नवाजे गए हैं, स्टेट साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर लिटरेचर से आप नवाजे गए हैं। उसके बाद मैं आपसे एक अहम सवाल पूछना चाहूंगी कि आपने पहले वुमेन कमांडो ग्रुप, जो कि मुंबई पुलिस के अंतर्गत आता है, उसकी स्थापना करी। क्या सोच थी आपकी? और आज पेट्रियार्की पर सारा देश चर्चा कर रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, वुमेन सेफ्टी जो है, मैं हमेशा से ये समझता हूँ कि अब महाराष्ट्र में खासतौर से इस चीज़ का रिवाज है कि आपकी पुलिस या पुलिसिंग कितनी इफेक्टिव है, उसके लिए आपको कोई हम्म। सर्वे कराने की जरूरत नहीं है। आप बस हम्म। स्टैंड पे चले जाइए रात के 3 बजे 4 बजे, और देखिए कि कोई औरत उतर हम्म। रही है और वो अपना रिक्शा पकड़ते घर चली जाती है। अगर वो जा रही है हम्म। उसी वक्त और वहां बैठ के नहीं रह रही है, सुबह होने का इंतजार नहीं कर रही है, तो इसका मतलब है आपने हम्म। पब्लिक ऑर्डर मेंटेन किया हुआ है। और अगर हम्म। लोग वहां पे बैठे हुए हैं, खौफ में हैं, डर से नहीं जाते कि लूटपाट हो जाएगी, इसका मतलब है कि हम्म। आप इफेक्टिव नहीं है। तो बिल्कुल। 50% पॉपुलेशन जो है मुल्क का, वो फीमेल पॉपुलेशन है। और हम देख रहे हम्म। हैं कि पिछले 20-30 सालों में जो उनकी भागीदारी बढ़ी है, हिस्सेदारी बढ़ी है जॉब हम्म। मार्केट में, और उनके हम्म। पास फ्रीडम तो पहले से मौजूद था, लेकिन कैपेबिलिटी टू एंजॉय दैट हम्म। फ्रीडम वो जो आई है, उनके हम्म। पास पैसे आ गए, हम्म। उनकी एम्प्लॉयमेंट खुद हम्म। की हो गई, उनकी हम्म। डिसीजन मेकिंग खुद की हो गई, आना हम्म। जाना, घूमना फिरना, काम करना, जॉब आवर्स हम्म। एक्सटेंडेड हो गए, कॉल सेंटर्स आ गए। जी। तो जी। हमको इस बात को इंश्योर करना पड़ेगा कि हम किसी को ये ब्लेम नहीं कर सकते तुम उस वक्त वहां क्या कर रहे थे। मुझे ये देखना है हम्म। कि मैं उस वक्त उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाया या नहीं। तो अब बेशक। क्या होता है कि अमूमन जो शिकायत होती है, मैं उस जमाने एडिशनल कमिश्नर था ईस्ट रीजन मुंबई में, तो शिकायत क्या हम्म। होती है कि जो बच्चों के स्कूल या कॉलेजेस होते हैं, जिस वक्त वो कॉलेज खत्म होता है, अमूमन दोपहर के हम्म। आसपास, मॉर्निंग में शुरू हो हम्म। जाते हैं 8-8 बजे, 7:30-8 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस वक्त तो ज़्यादा मसला नहीं होता है। लेकिन 1:30-2 बजे जब वो खत्म होता है, जैसे बच्चियां निकलती हैं, सारे टपोरी और चिड़ी मार जिसको मराठी में हम कहते हैं, ये लफंदर, ये सारे उधर खड़े हम्म। हो जाएंगे चाय की टपरी पे, यहाँ पे वहाँ पे। फिर आवाज़ें हम्म। कसेंगे, आवाज़ें देंगे, कुछ तंग करेंगे, परेशान करेंगे बच्चियों को। और वो शर्म की वजह से, या एक तहजीब है हमारी, वो कटते कटाते चली जाती हैं घर, हम्म। वो शायद शिकायत भी नहीं करती। तो अब चूंकि मेरा हमेशा से ताल्लुक रहा है फील्ड से, मैं लोगों से मिलता जुलता रहा हूँ और हमेशा उनके हम्म। दरमियान उठता बैठता रहा हूँ, तो मुझ तक ये बात पहुँचती है, मैं ऑब्जर्व भी करता था। तो अब हमने ये कहा कि इसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, अगर किसी बच्ची पे कहीं कोई अटैक हो जाए, और ये निर्भया वगैरह से हम्म। पहले की बात है, ये उसके बाद की नहीं है। तो फिर हम लोगों ने कहा कि हम एक हम्म। कमांडो दस्ता बनाते हैं वुमन का। ये हम्म। कमांडो दस्ता 2-3 चीजें करेगा, जी। इनकी हम ड्यूटी लगाएंगे, और ये उन कॉलेजेस में या उन हाई स्कूल्स में जा करके बच्चियों के साथ इंटरेक्ट करके उनको ट्रेन करेंगी। तो 2 चीजें होंगी, उनके हम्म। खुद के सेल्फ डिफेंस की एक ट्रेनिंग उनको हो जाएगी, और ये अगर कोई मौका आता है तो ये इंटरवेंशन के लिए ये खुद तैयार रहेंगे। तो हम लोगों ने, मुझे लगता है अक्टूबर नवंबर में 2011 में ये बना लिया था। और उसके लिए फिर हमने ट्रेनिंग के लिए जो कमांडो ट्रेनर्स हैं उनको बुलाया, और शुरू में तो लोग हम्म। तैयार भी नहीं हो रहे थे, उनको एक झिझक थी कि यार हम कर पाएंगे क्या। और हम्म। लेकिन फिर जब उनसे बात की, उनको थोड़ा समझाया एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, और अपनी कैपेबिलिटी के अंदर जब वो पुलिस की ट्रेनिंग कर सकती हैं लड़कों के साथ, वही सारा टेस्ट उनका भी है, तो फिर ये क्यों नहीं हम्म। कर सकती हैं। तो फिर उन्होंने वो ट्रेनिंग भी की। और मुझे याद है कि 2012 में 1 जनवरी को इंडियन एक्सप्रेस में जो हम्म। फ्रंट पेज पे एक पेज वन एंकर करके जो स्टोरी आती है, ऑल एडिशन में उन्होंने इस जी। स्टोरी को लगाया था। तो क्या इससे बात है ये सर। हो गया कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है बच्चियों का, जो स्कूल जी। में पढ़ती हैं, कॉलेजेस में पढ़ती हैं, वो एक बूस्ट हुआ। और उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने की, एक ये भी हमने स्कीम निकाले कि लेटर लिख दो, डब्बे रखे हुए हमने, वहाँ पे एक लेटर डाल दो हम्म। अगर तुमको कोई परेशानी हो रही है।
हमारा आदमी जाएगा, उन डब्बों से उन लेटर्स को निकालेगा, देखेगा, पढ़ेगा, और उसमें अगर कोई ऐसी शिकायत आती है कि जो है कोई किसी को परेशान कर रहा है, तो हम फिर उस पर एक्शन लेंगे। बल्कि 2-3 फिल्म्स हमने बनाई ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिल करके यहाँ मुंबई में, और वो काफ़ी लोगों तक पहुंची, उसको हमने प्रेजेंट भी किया, और मुझे उसका एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला। सर, कैसा सर, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। हमें फक्र है आपके ऊपर, आपके इन नेक कामों के ऊपर कि आपने बच्चियों के लिए इतनी बड़ी मुहिम आपने छेड़ी। कैसा सर, मैं चाहूंगी कि आप जाते जाते एक खास मैसेज हमारे दर्शकों को दें। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि उम्मीद कभी मत छोड़िए। उम्मीद जिंदगी के हर मौके पे आपके साथ आपका दामन संभाले रहती है, नेवर गिव अप। और दूसरी बड़ी बात है कि ये स्ट्रगल है, लाइफ पूरी की पूरी एक स्ट्रगल है। इसमें आप गिरिएगा, इसमें आपको चोट लगेगी, इसमें आप जख्मी होइएगा। कामयाबी उसको मिलती है जो कभी हौसला नहीं हारता है, छोड़ता नहीं मेहनत को, लगा रहता है। मैं आज जहाँ पे हूँ, एक छोटे से गांव से पैदा होकर आज मैं मुंबई में इंडियन पुलिस सर्विस में या लिटरेचर में जिस मुकाम पे भी पहुँच पाया हूँ, इसकी बुनियादी वजह यह है कि मैंने कभी भी अपनी कोशिश को, अपनी मेहनत को छोड़ा नहीं, और कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। आज मैं आपको जैसा दिख रहा हूँ, ये सिर्फ यही रियलिटी नहीं है। हर आदमी की जिंदगी में दुख है, गम है, स्ट्रेस है, परेशानी है, स्ट्रगल है, तकलीफ है, डिसअपॉइंटमेंट है। मेरी लाइफ में भी है, आपकी लाइफ में भी आएगी। खुदा करे कि कम आए, लेकिन आएगी। तो नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। वो मेरा एक मशहूर शेर है कि मायूस होके जहदे मसलसल न छोड़ना। मायूस होके कांस्टेंट स्ट्रगल को छोड़ना नहीं है, मायूस होके जहदे मसलसल न छोड़ना। जख्मों के बाद हाथों में गौहर भी आएंगे। जितने हीरे मोती हैं वो हाथ जख्मी हो जाएंगे, उसके बाद मिलेंगे। ऐसे फैला के रखोगे तो भीख मांगोगे, जब मेहनत करोगे तो उसमें खून निकलेगा, पसीना आएगा। क्या बात है कैसर साहब, क्या बात है, क्या बात है कैसर साहब। कैसर साहब, मैं आपके लिए एक शेर अर्ज करना चाहूंगी। तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा। तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा। तेरे सामने आसमां और भी हैं। बेशक बेशक बेशक। कैसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी के लिए आज नर्चर लाइफ टॉक्स पर। आपकी बातें दुनिया के कोनों कोनों तक पहुंचेंगी, और हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आए। शुक्रिया, मेहरबानी सेहत और आपकी पूरी टीम को कि आपने मुझे ये मौका दिया, और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। गुड नाइट। थैंक यू सो मच सर। गुड नाइट। दोस्तों, आज का हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। हम इस वादे के साथ अलविदा ले रहे हैं कि हम अगले हफ्ते फिर एक नए खास मेहमान के साथ मिलेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे सोशल मीडिया पार्टनर्स की, जो कि हैं मोटिवेट इंडिया सोसाइटी, वुमेन शाइन मैगजीन, हालाते लखनऊ, करंट मीडिया न्यूज, लखनऊ पल्स और वेलनेस सेंटर। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमारे इन एपिसोड्स को आगे फॉरवर्ड कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। क्या पता हमारी ये बातें लोगों तक पहुंचे और उनका मरहम बन जाए। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया अपने वक्त के लिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नर्चर लाइफ टॉक्स में। अलविदा दोस्तों, साइनिंग ऑफ।